हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा चौथा दिन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करते हुए। होप आप लोग भी अपने से मेहनत कर रहे होंगे। जिनका आज पेपर हो गया होगा वो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे। उन्हें अपने रिजल्ट का कहीं ना कहीं हमें 90% तक अंदेशा हो जाता है पेपर देने के बाद कि हमारी रिजल्ट क्या आने वाली है। तो वो रिलैक्स फील कर रहे होंगे। जिनका कल पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और जिनका आने वाले दिनों में, जिनका अगस्त में है, उनके लिए सजेशन होगा कि वो काफ़ी मेहनत करें। उनके पास अभी टाइम भी है और आप कह सकते हैं कि उनका लक भी अच्छा है कि अभी उनको 1 मंथ का एटलीस्ट टाइम मिल चुका है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। द सीक्वेंस ऑफ कल्चर इंस्टीट्यूशन इज कम्युनिकेशन इज। जो सीक्वेंस है कल्चरल इंस्टीट्यूशन का, एक क्रम है, वो कौन सा होता है? जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो बच्चे कहाँ से पहले शुरू करते हैं? फैमिली से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद स्कूल में सीखते हैं, फिर रिलीजन से सीखते हैं, फिर मास मीडिया से सीखते हैं। ये सीक्वेंस में ही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ए, बी, सी और डी सही क्रम में लिख रखा है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर गोल 2 of Millennium Development Goals, UN members countries were to ensure that by 2015, children anywhere, boys and girls, would be able to complete a full course. कब तक? 2015 के पहले तक बच्चे को कौन सा गोल, मतलब एमडीजी के तहत कौन सा गोल? एसडीजी और एमडीजी पढ़ के जाना आप लोगों में। फिर से कह रही हूँ, एसडीजी में कितने गोल होते हैं, एमडीजी में कितने गोल होते हैं, कौन से नंबर पे कौन सा गोल है और उस गोल का उद्देश्य क्या है, गोल क्या है, आप लोग एक बार इसको पढ़ के जाना। इसका सही आंसर क्या है? 2015 तक अंडर सेकेंड गोल में कौन सा आता है? प्राइमरी एजुकेशन आता है एमडीजी में। इसका सही आंसर है प्राइमरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। Given below are two statements. Statement 1, sum of the angles of a triangle is 180. Statement 2, the sum of any two sides of triangle is greater than the third side. तो क्या इसमें से आप एक बताओ? सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये सही स्टेटमेंट है। जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन है कि जो ट्राइंगल का ऑल एंगल्स होता है कितने डिग्री का होता है? 3 ही तो एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में, वो 180 डिग्री के होते हैं। और जो दूसरा है वो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। जो दो साइड की ट्रायंगल है वो थर्ड साइड के ट्रायंगल से ज़्यादा, थर्ड साइड के एंगल से ज़्यादा होगा। तो ये सही है या गलत है, ये आप खुद एक बार बताना क्या है इसका आंसर। बोथ स्टेटमेंट ए एंड टू आर द करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट, जो जब हम ट्रायंगल बनाते हैं तो आपको याद होगा कि जो दो साइड है वो तीसरे साइड से बड़ा ही होगा अगर दो साइड को ऐड करेंगे। तो इसका सही आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू या करेक्ट। सम ऑफ द एंगल्स इज अ ट्रायंगल। ये मैथ से दिया हुआ था बट ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे फटाक से कर दिए होंगे। अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 3 सेट्स ऑफ नंबर 2, 5, 9, 1, 6, 10, 3, 4, 8. Which of the following represent correct ascending orders of the average of 3 sets A, B and C? Choose the correct answer from the option given below. क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये नंबर दिए हुए इनका एवरेज कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है? जो ए, बी और सी ऑप्शन में है, इसका असेंडिंग ऑर्डर में एवरेज कितना हो, कैसे है? क्या ए, बी, सी असेंडिंग में है या इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, या बी, सी, ए है? कैसे? आप एक बार इसका एवरेज निकालो, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? ऑल द नंबर को पहले सम करते हैं, उसके बाद जितने नंबर है, नंबर ऑफ नंबर्स जो है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ 3 नंबर है, 2 + 5 + 9 अपॉन में 3। 2 + 5 + 9 कितना होता है? 5 to 7, 7 और 9 16/3। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा? 5.33। एक आएगा 5.33। अगर हम दूसरे को डिवाइड करते हैं, दूसरे को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 17/3 आएगा। तो इसका क्या होगा? 5.66। आप इसको कॉपी पेन पे कर लेना, कॉपी पेन से कर लेना। एक बार मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि एवरेज कैसे निकालते हैं। आप जितने नंबर ऑफ नंबर्स दे रखे होते हैं उनको ऐड करते हैं, फिर जितने नंबर्स टोटल नंबर्स है, जितने 1, 2, 3 जितने डिजिट्स हैं उतने नंबर से हम डिवाइड करते हैं। या आप कह सकते हो सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो
पहले का आ गया हमारा 5.33, दूसरे का आ गया हमारा 5.66 और तीसरे का जो आ गया, अगर हम ऐड करते हैं 3 + 4 + 8 तो क्या आएगा 15/3 यानी 5। तो सही जो असेंडिंग ऑर्डर में जो जाएगा, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में जो जाएगा सी, ए और बी। सी, ए और बी, पहले 5 होगा, फिर 5.6, फिर सी, ए और बी, फिर 5.33 होगा, फिर 5.66 होगा। सॉरी बच्चों, ये आज पेन टैब नहीं है मेरे पास, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बताने में। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, ए, बी। सही आंसर क्या होगा, सी, ए, बी। एक बार मैं टाइप कर दे रही हूँ, इसका सही आंसर सी, ए, बी है। और इसमें सी, ए, बी में क्या कैसे है, 5, इसके बाद आया हमारा 5.33, ठीक है। फिर उसके बाद आया, आप एक बार इसको करके भी देख सकते हो, 5.66। ये मैंने खुद से लिखा है, तो आप लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। ये मैथ्स का था, बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। नीचे जो इतने सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से कौन से करेक्ट है। ये भी मेमोरी बेस्ड पे है। मूक्स आर ऑफलाइन कोर्स। मूक्स कैसा कोर्स है, ऑफलाइन है ऑनलाइन है। मूक्स कैसा कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका फुल फॉर्म हमेशा आप लोग याद रखना। तो ये गलत है, गलत को मैं रेड से डिनोट कर देती हूँ, ये होगा नहीं। तो जिसमें ए है वो तो होगा नहीं, यानी 4 तो होगा नहीं, ठीक है। फिर देखते NKS स्टैंड फॉर न्यू नॉलेज नेटवर्क। क्या NKN न्यू नॉलेज नेटवर्क के लिए स्टैंड करेगा, नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। सुपर कंप्यूटिंग का जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग का जो मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट लिया है, सही आंसर है। क्लॉक रेट ऑफ CPU इज मेजर्ड इन अ गीगाबाइट, नहीं। जो ई नंबर का है वो क्या है, परम शिवाय इज अ सुपर कंप्यूटर। हाँ, परम जो कंप्यूटर है इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, सी और ई इज द करेक्ट वन, सी और ई। जो गलत है उस पे रेड का निशान लगा देना आप लोग। जो सही है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ना, एक बार सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ एज ऑफ सगुन एंड सृष्टि इज 240 इज ट्वाइस। The age of Srishti is more than the Shagun's age by 4 years. Then what is the Srishti age? बच्चों, जो मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन है, उसमें आप जाके देख लेना कैसे बनाते हैं। अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आंसर पे जाती हूँ। इसका सही आंसर 12 ईयर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद से सॉल्व जरूर करना। मैच द लिस्ट 1 एंड द लिस्ट 2। एग्जाम्पल, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। पहला एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, एक बार पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा इसको सूट करता है। तो आइए हम इसको मिलान करते हैं। मीनिंगलेस साउंड एंड वर्ड्स। जिस वर्ड का या साउंड का कोई मीनिंग ना हो, उसका सही किस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। तो आप इसमें से, अगर आपको यूजीसी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें से आपको लगता है मुझे आ रहा होता है लेकिन आप घूम जाते हो, तो सही, अगर दो टॉपिक भी आपका सही क्लियर है तो आप मिला लोगे, आप कर लोगे। ऐसा यूजीसी पूछता है, लेकिन टाइम आपको बाउंड देता है, 1 मिनट का टाइम होता है। मीनिंगलेस साउंड एंड वर्ड, क्या पॉलीसेमी हो सकता है, या डैडिक कम्युनिकेशन हो सकता है, पैरालिंग्विस्टिक हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है। साउंड है तो नॉन वर्बल तो होगा नहीं, ठीक है भाई। डैडिक कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, पॉलीसेमी। इसका ए का क्या होगा, ए का होगा थर्ड। दूसरा है ट्रैफिक लाइट सिग्नल। ट्रैफिक लाइट सिग्नल किस टाइप का कम्युनिकेशन है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वहाँ पे आप सिर्फ सिग्नल से सिग्नल, जहाँ भी सिग्नल की बात आती है वहाँ पे वो नॉन वर्बल हो जाता है। हम उसको इशारों से, या हम उसके सिग्नल को समझते हैं, हम उसके कह सकते हो एक टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके मतलब इशारों से हम समझ जाते हैं कि रेड लाइट जल रही है, दैट मीन्स स्टॉप। येलो लाइट जल रही है, दैट मीन्स यू आर वेटिंग, मतलब रुक जाना है, वेट करना। और ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब आप जा सकते हो। तो ये नॉन वर्बल है। दूसरा देखते हैं, वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग। वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग यानी पॉली का मतलब होता है
बहुत बहुलक, आप बहु टाइप के कह सकते हो, तो डिफरेंट मीनिंग पॉलीसेमी होगा। आपको याद रखना है, ए का थर्ड होगा, बी का क्या होगा, फोर्थ होगा, और सी का फर्स्ट होगा। टू पर्सन एक्सचेंजिंग ग्रीटिंग, इसका क्या होगा, डैडिक कम्युनिकेशन। डैडिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो लोग लंबे समय तक अपने बातचीत को एक स्थायी रूप से बातचीत करते हैं, आप अपनी थॉट्स को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तो उसे डैडिक संचार कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए का 3, बी का 4, और सी का 1, और डी का 2। तो देखते हैं कौन से में है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। एक बार आंसर भी देख लेते हैं। सॉरी, ए का थर्ड है, बी का नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी, इसका थर्ड नंबर आंसर होगा, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। A man is facing southwest. If he turn 90 degree is anti-clockwise direction and then 135 in the clockwise direction, which direction he is facing now? जब भी आप डायरेक्शन सॉल्व करो तो अपने आप को फिर सेंटर में डालना, उस मैन की जगह पे अपने आप को रखना, और अपना साउथ वेस्ट और ईस्ट में अपने आप कैलकुलेट करोगे, आपको पता चल जाएगा। इसका जो सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर ए है। इसको आप एक बार करके देखना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर समझाऊंगी। Dissolved oxygen DO in an important parameter of water quality is essential for survival of। पानी की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर घुलित ऑक्सीजन जिसके अस्तित्व के लिए किसके अस्तित्व के लिए आवश्यक है, तो फिश के अस्तित्व, मतलब फिश के लिए ये घुलनशील, पानी में घुलनशील ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि फिश किससे सांस लेती है, अपने गल पर या गिल से सांस लेती है, जो कि पानी से अपने ऑक्सीजन को छानती है, पानी में से ऑक्सीजन को छानती है। From the following, identify those features which are associated with indirect instructional strategy। नीचे दिए गए जो कुछ फीचर्स है उसमें से कौन सा इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है, तो गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशंस, presenting the stimulus material in small easy to take steps, प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन, या पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव मूव्स स्ट्रेस्ड। तो इसका सही आंसर होगा इनडायरेक्ट है। इसका सही आंसर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी है। आप डायरेक्ट स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट गाइड नहीं कर रहे हो, तो गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस ये तो होगा ही नहीं। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, ये होगा, बी सही है। दूसरा देखते हैं, सी क्या है, प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन अ स्मॉल इजी टू टेक स्टेप्स, नहीं होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन, हाँ ये होना चाहिए। तो ए और डी, फिर ई क्या है, पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेटिव मूव्स स्ट्रेस्ड, ए भी है। बी, डी और ई होना चाहिए। इसका सही आंसर बी, डी और ई, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, अकॉर्डिंग टू द Census of 2011, which state union territory had the minimum number of the graduate in relation of its population? सबसे कम स्नातकों की, सबसे कम ग्रेजुएट की संख्या किस स्टेट में 2011 की जनगणना के अनुसार था, तो चंडीगढ़ का सबसे कम है। ये अभी 2011 के बाद 2021 में सेंसेक्स होना था, जो हुआ नहीं। सबसे कम कौन से स्टेट में था, चंडीगढ़ में सबसे कम था। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन, ये तो मेमोरी बेस्ड पे था, फैक्चुअल डेटा था, तो हमें कुछ समझने समझाने की जरूरत नहीं थी। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। अब देखते हैं, असर्शन क्या है, गिविंग ऑर्डर्स टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज स्पेसिफिक फ्रॉम द कम्युनिकेशन। ठीक है भाई, क्या ऑर्डर आप दे सकते हो क्लासरूम में
स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। द मैनर ऑफ ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट इन्वॉल्व्स। इसका आंसर एक बार आप फिर से क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, फिर से आप सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। गिविंग ऑर्डर्स टू स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ऑर्डर देना क्लासरूम में क्लासरूम के संचार का एक माध्यम है, हाँ है, सही है। द मैनर्स ऑफ ऑर्डर्स डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल सांस्कृतिक बैकग्राउंड उस स्टूडेंट का डिपेंड करता है जो ऑर्डर्स मैनर्स ऑफ ऑर्डर्स है, सही है। तो ए एंड आर इज द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, the research methods which focus on establishing causal relationship with control among variables independent, moderate and dependent is called एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, मॉडरेट हो, डिपेंडेंट हो, कौन सा मेथड्स कहलाता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के लिए कौन सा फैक्टर इम्पोर्टेंट है? स्लैंग, क्लिनिकल एटीट्यूड्स, फार्मिंग, फ्रेमिंग, इमीडिएसी। कौन सा सही है? संचार में निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट वन है? करेक्ट वन देखते हैं, ए बी सी या बी सी डी या ई। इसका सही आंसर क्या है? सी डी और ई। सी डी और ई क्या क्या है? सी है फॉर्मिंग, ठीक है भाई, डी है प्राइमिंग और ई है इमीडिएसी। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। सॉरी, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, what are the characteristic feature of the quantitative research paradigm। क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या फीचर्स है? इट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव, इट इज फोकस्ड ऑन नेचुरल सेटिंग, इट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव, सही है। बी क्या है? इट इज फोकस्ड ऑन नेचुरल सेटिंग, नहीं। इट लेज स्ट्रेस ऑन जनरलाइजेशन टू पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सही है। क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हो आप। दूसरा क्या ए बी और सी तो होना चाहिए। उसके बाद क्या है? डी, इट इम्फेसाइज न्यूमेरिक डाटा फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव होगा तो वहाँ पे डाटा नहीं होगा, क्वांटिटेटिव है तो डाटा होगा। तो बी सी और डी इसका सही आंसर। ई क्या है? इट सेज दैट द लिटरेचर रिव्यू प्ले माइनर रोल्स। लिटरेचर रिव्यू की इसमें जरूरी नहीं है, बट जस्टिफाई द प्रॉब्लम नहीं। बी सी और ए सी और डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। देख लेते हैं एक बार इसको कि सही आंसर क्या है। सॉरी, ये कहाँ पहुंच गए भाई? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। हाँ, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर कैलकुलेशन पे बेस्ड आ गया। कैलकुलेशन पे बेस्ड है, इसलिए मैं इसको कर नहीं पाऊंगी अभी। सिर्फ आंसर आप देख लो। इफ 30% ऑफ ए इज 0.25 ऑफ बी इक्वल टू 1/5 ऑफ सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट 1:b:c। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। 10:12:15। इसको आप पेपर सॉल्व करके ज़रूर देख लेना कि कैसे आया 10:2। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, यूज ऑफ ICTs organizing teaching learning program in the universities has the potential to optimize the learning outcomes। स्टेटमेंट 2 है, द फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू enhancing the quality of teaching learning session। स्टेटमेंट और असर्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। जब तक इसको आप
2 या 3 बार ढंग से नहीं पढ़ते, या तो आपको डेफिनेशन याद हो या तो 2 या 3 बार इसको ढंग से पढ़ के समझना पड़ता है। द यूज ऑफ ICTs ऑर्गेनाइज्ड टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स इन द यूनिवर्सिटीज हैज़ द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज द लर्निंग आउटकम्स। सही है ये, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशन। बिल्कुल फॉर्मेटिव असेसमेंट हम इसीलिए करते हैं कि हमने जो लर्निंग आउटकम्स को देखा, जो हमने लर्निंग आउटकम्स किया वो सही है, सही तरीके से सुचारू तरीके से चल रहा है या नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन is coming on the board. Among the following elements, which is typically the most abundant dirt sewage? सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सीवेज कीचड़ में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है कीचड़ वाले सीवेज कीचड़ में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटजी विच आर लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड, आई होप कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग यूं ही इसको फटाफट कर लो। कोऑपरेटिव लर्निंग जो लर्नर सेंटर्ड है कौन कौन सा है? टीम टीचिंग, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बताओ एक बार इसको आप खुद से बताओ कि कौन सी स्ट्रेटजी जो है लर्नर सेंटर्ड है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो होगी ये लर्नर सेंटर्ड ही होगा, तो ए है। टीम टीचिंग नहीं होगी, टीम टीचिंग में टीचरों की टीम होती है, वो ये बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड नहीं है, यहाँ पे टीचर सेंटर्ड आ जाएगा। सी क्या है? लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, ये कौन सी है? लर्नर सेंटर्ड है। उसके बाद डी क्या है? पेयर शेयर डिस्कशन, जब हम पेयरिंग में शेयर कर रहे होते हैं तो ये लर्नर बच्चे इंजॉय करके लर्नर सेंटर्ड होता है, बच्चे के ऊपर ये फोकस्ड होता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? ए, सी और डी। देखते हैं इसका सही आंसर। ए, सी और डी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। जो मैथमेटिकल टर्म था इसमें पेन टैब की वजह से मैं लिख नहीं सकती इस बोर्ड पे, सो मैं इसको सही अच्छे तरीके से समझा नहीं पाई। होप आप लोग समझ सकते हो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। होप आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो। और हाँ, अगर मेरे एफर्ट्स से आप लोगों को लगता है कि कुछ एफर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।